25 जून 2009 को दोपहर 12 बजे की बात थी, जब माइकल जैक्सन को उसके पर्सनल डॉक्टर ने कुछ नशीली दवाइयां दी और उन दवाइयों की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब डॉक्टर का कहना है कि उसने ये नशीली दवाइयां नींद न आने की बीमारी की वजह से माइकल जैक्सन के मांगने पर ही उसको दी थी। लेकिन माइकल के फैंस और परिवार वाले आज भी ये मानते हैं कि माइकल की हत्या की गई थी। अगर पुराना पास देखा जाए तो 24 जून 2009 को माइकल कंसर्ट की रिहर्सल कर रहा था। इस बात पर ध्यान देने की बात यह है कि माइकल की जिंदगी का आखिरी कंसर्ट होने वाला था। इस कंसर्ट का नाम जो था वो दिस इज इट था और ये जुलाई में लंदन द ऑटो एरिया में होने वाला था। ये कंसर्ट माइकल के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि पिछले काफी सालों से माइकल ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उसके ऊपर बच्चों के शोषण का आरोप लगा हुआ था। इसलिए म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक लेने से पहले और आखिरी कंसर्ट के लिए माइकल इसलिए भी एक्साइटेड था क्योंकि उसके बच्चे उससे पहली बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखने वाले थे। इस बार इस घटना से जुड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर भी नजर मार लेते हैं। अमेरिका में लॉस एंजलिस में यहाँ ये माइकल जैक्सन का घर है, 100 नॉर्थ कैरोवल ड्राइव। अब यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है द स्टेबल सेंटर, जहाँ माइकल रिहर्सल्स के लिए अभी भी मौजूद है। माइकल जैक्सन के इस रेंटेड घर और इस रिहर्सल लोकेशन के बीच के डिस्टेंस करीबन 24 मिनट में कवर किया जा सकता है। अब बात 24 जून 2009 के रात के 12 बजे की है। माइकल अपनी रिहर्सल से फ्री होता है और 100 ड्राइव के लिए निकल जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे माइकल अपने घर पहुंच जाता है। माइकल जैक्सन घर लौटते ही सीधा किचन में जाकर डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अब यहाँ पे जो आपको लेडी दिख रही है ना, ये माइकल जैक्सन की पर्सनल शेफ है। इनफैक्ट उसी ने माइकल के लिए आज का डिनर भी यानी उस दिन का डिनर भी तैयार किया था। फाइनली खाना खाने के बाद माइकल अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर माइकल सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माइकल को इंसोमिया यानी नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो सो ही नहीं पा रहा था। इस बीच माइकल के पर्सनल फिजिशियन की इस घर में एंट्री होती है। ये बात यहाँ आपको पता होनी चाहिए कि इसको दिस इज इट कॉन्सेप्ट के ऑर्गेनाइजर ने खास माइकल के लिए हायर किया था क्योंकि माइकल को इंसोमिया था, तो उसे बिना दवाई के नींद नहीं आती थी। माइकल जैक्सन को हर रात एक दवाई लेकर सोने की आदत थी, इसलिए उसने अपने स्वीट में यानी अपने घर में अपने बेडरूम में बगल में ही एक मेडिकेशन रूम बनवा रखा था। हर रात की तरह आज भी यानी 24 जून की रात भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने उस मेडिकेशन रूम में जाता है। अभी करीबन रात के 12 बज रहे थे। जितनी देर कॉनार्ड माइकल को दवाइयां देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उतनी देर आप ये समझो कि कॉनार्ड माइकल को प्रपोजल नाम की एक एनेस्थीसिया दिया करता था और इसी दवा को देने के लिए कॉनार्ड हर रात माइकल जैक्सन के घर जाता था। खैर, रात को 1:30 बज चुके थे। हर रात की तरह माइकल के डॉक्टर कॉनार्ड ने माइकल को पहले जो हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस नाम की एनेस्थीसिया दी, लेकिन शॉकिंगली कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी क्योंकि माइकल जैक्सन को नींद नहीं आ रही थी। फिर कॉनार्ड ने माइकल को बहुत इंजेक्शन लगाए, लेकिन उनसे भी कोई असर नहीं हुआ। ये नींद और दवाई देने का तमाशा 8-10 घंटे तक चलता रहा। फिर लास्ट में वो चीज जिसका डर था वही हुआ। माइकल अब कॉनार्ड से मिल्क मांगता है। यहाँ मिल्क उसी प्रपोजल को कहा जा रहा है जिसकी हमें बात करनी है। एक तरह का एनेस्थीसिया है जिसे डॉक्टर सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या हुआ, वह तो कॉनार्ड माइकल को ये दवा देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कॉनार्ड उसे 25 mg ये जो है एनेस्थीसिया यानी जो ऑपरेशन के टाइम दिया जाता है उसका डोज देते हैं। फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। माइकल जैक्सन को सोता हुआ देखकर कॉनार्ड बाथरूम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वापस आकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि कॉनार्ड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, यानी माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कॉनार्ड के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि सामने लेटा हुआ इंसान कोई छोटा मोटा बंदा नहीं बल्कि माइकल जैक्सन था। माइकल को बचाने के लिए कॉनार्ड ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी और कोशिश की भी तो क्या बेवकूफों वाली। इस कॉनार्ड ने माइकल को बचाने के लिए टोटल 10 मिनट तक CPR दिया, जो इसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब वो क्यों गलती थी वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा क्या, लेकिन फिलहाल ये याद रखो कि अगर कॉनार्ड माइकल को CPR ना देता तो शायद माइकल उस दिन बच जाता। खैर, उसके बाद कॉनार्ड को लगा कि शायद प्रपोजल की डोज जो है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रपोजल के असर को कम करने के लिए उसने कुछ अलग तरह की दवाई बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये दवाई जो थी ओवरडोज को काउंटरेट करने के लिए यानी कम करने के लिए दी गई थी, लेकिन अभी भी यानी इन दवाइयों के बाद भी माइकल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कॉनार्ड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इस समय तक कॉनार्ड बहुत घबरा चुका था। घबराहट में वो तकरीबन दोपहर 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों की तरफ आता है और कहता है कि हेल्प में, बहुत ज्यादा हेल्प मांगता है और सिक्योरिटी चलाता है और बोलता है प्रिंस को कुछ हो गया है। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में जाता है। तब डरी हुई जो काई होती है यानी जो शेफ होती है सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे को लेकर आती है। प्रिंस की उम्र इस समय 12 साल थी।
यहाँ डान में अपने भाई बहनों के साथ वो खेल रहा था। उसको कोई आइडिया ही नहीं था एग्जैक्टली उसे क्या करना है। वो बस प्रिंस को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ कोनार्ड माइकल के कमरे में जाकर तकरीबन 12:15 पर माइकल आमिर को कॉल करता है। ये माइकल जो था, यानी जो आमिर था, वो माइकल जैक्सन का पर्सनल असिस्टेंट था। कोनार्ड माइकल आमिर को हेल्प और सिक्योरिटी लाने को कहता है, लेकिन माइकल आमिर वो उस समय घर में था। अब वो घर में मौजूद था, वो एकदम से पहुंच नहीं सकता था, तो वो क्या करता है, वो एल्ब्रेटो को यानी कि एल्बेरिस को कॉल करता है। माइकल जैक्सन का पर्सनल सिक्योरिटी कॉल मिलते ही एल्ब्रेटो माइकल जैक्सन के रूम की तरफ भागता है और वहाँ माइकल जैक्सन को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। माइकल का मुंह और आंखें दोनों ही खुली हुई थी और उसे अनरिस्पॉन्सिव मैनर में बेड पर पड़ा हुआ देखता है। ये सब कुछ देखकर तुरंत एल्ब्रेटो ने 911 को कॉल किया, तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि वो उसे सीपीआर दे। हालांकि जो सीपीआर थी वो पहले भी कोनार्ड दे चुका था, लेकिन माइकल की बॉडी कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी। और एक और अजीब सी चीज हुई, कोनार्ड ने एल्ब्रेटो को मेडिकल आइटम छुपाने को कहा, लेकिन एल्ब्रेटो ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। कोनार्ड ने खुद ही सारे मेडिकल आइटम को एक बैग में भरा और उन सब चीजों को इधर उधर छुपा दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर ये सब चीजें मिल गई। इतने में ही फहीम मोहम्मद, जो कि माइकल जैक्सन का बॉडीगार्ड था, माइकल जैक्सन के रूम में आ जाता है। माइकल जैक्सन की ये हालत देखकर उसकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब ये तीनों माइकल को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इतने में तकरीबन 12:30 पर इमरजेंसी डॉक्टर की एक टीम माइकल जैक्सन के रूम की तरफ दौड़ती है और जब वो सीन को देखती है तो वो कोर्ट में अपना बयान देती है कि उस टाइम पे माइकल बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं था, वो ऑलमोस्ट डेड था। वो उसको सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। माइकल को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। अब नीचे मौजूद सभी घर वाले, यानी कि काई माइकल का बाकी का स्टाफ और तीनों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जो इमरजेंसी डॉक्टर की टीम होती है वो माइकल जैक्सन को नीचे लेकर आती है। सभी घर वाले उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। माइकल जैक्सन को वो तुरंत ही वहीं पर एक पास के ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ उसे बचाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन माइकल किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं देता। दोपहर 2:30 बजे तक माइकल जैक्सन को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, यानी कि पर्सनल डॉक्टर कोनार्ड की एक गलती की वजह से किंग ऑफ पॉप यानी दुनिया का जाना माना सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर सोची समझी साजिश। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करते हैं। माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी, पर्सनल डॉक्टर कोनार्ड ने तुरंत ही 911 पर कॉल क्यों नहीं करा? माइकल को इंसोमिया हुआ और नशीली दवाइयों की लत कैसे लगी? प्लास्टिक सर्जरी के पीछे इतना वो पागल क्यों था? मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइकल पर जो बच्चों के शोषण एलिगेशन लगे थे उनमें से कितने सच निकले? लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में एक स्टेट है इंडियाना, उस स्टेट में एक सिटी है गैरी। इस सिटी में साल 1958 में 29 अगस्त को एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ जैक्सन एक क्रेन ऑपरेटर थे और उसकी माता कार्टिन जैक्सन होम मेकर थी। इनके 9 बच्चे हुए, जैकी, पीटो, डनमन, लाटियो, मार्लोन, रेडी, जेनेट और माइकल। इन 9 बच्चों में सिर्फ 5 बच्चों ने, जैकी, टीटो, डनमन, मॉलोन और माइकल ने अपने पिता के कहने पर एक बैंड बनाया जिसका नाम था जैक्सन 5। माइकल जैक्सन के पिता ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर इस दुनिया में जल्दी से पैसा कमाना है तो एंटरटेनिंग इंडस्ट्री से बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी देखा जाए तो इसका परफेक्ट एग्जांपल हम आज भी देख सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक बनाने वाले लोग लाखों कमा रहे हैं। शायद ये उनको एहसास हो गया था कि अगर वो अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजते हैं तो काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने 5 बच्चों को एंटरटेन सेक्टर में डाल दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनका एक ग्रुप काफी फेमस हुआ। उस समय जैक्सन 5 दुनिया में काफी धूम मचा रहा था, लेकिन 5 में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी और अटेंशन ग्रैब की माइकल ने। 5 भाइयों में माइकल सबसे छोटा था। डांस सिंगिंग में उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी और ये खुद माइकल भी जानता था कि वो हमेशा से ही परफॉर्मर बनना चाहता था। उसे स्टेज पर जाकर लोगों को एंटरटेन करने में बहुत मजा आता था, इसलिए उसने खुद के सोलो करियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। वो बीच बीच में सोलो निकालता ताकि जिस प्रकार का म्यूजिक वो लोगों के सामने लाना चाहता है वो आ सके। और माइकल की ये मेहनत सफल भी हुई जब उसके सोलो करियर को सबसे तगड़ा हिट मिला, और वो मिला था साल 1979 में जब उसका ऑफ द वॉल नाम का गाना रिलीज हुआ था। गाने का प्रोडक्शन उसके एपिक रिकॉर्ड्स के करेंसी जॉन्स के साथ मिलकर किया गया था। देखा जाए तो क्विंसी जॉन्स माइकल की ये पार्टनरशिप उस समय माइकल जैक्सन के लिए काफी अच्छी साबित हुई। जैसे ही माइकल जैक्सन को ये एहसास हुआ कि अब वो अकेले ही सोलो करियर बना सकता है, तो काफी सोच विचार करने के बाद 1984 में उसने जैक्सन 5 बैंड को छोड़ दिया। इसके बाद वो सोलो करियर पर फोकस करने लगा। देखते ही देखते माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप के रूप से उभरता हुआ नजर आने लगा। उसी पार्टनरशिप के चलते चलते उसने ऑफ द वॉल, थ्रिलर,
बैड, डेंजरस और हिस्ट्री जैसे सुपरहिट गाने भी दिए, जिसकी धुन पर आज भी लोग थिरकते हैं। और हाँ, उसकी फेमस मून वॉक का मुकाबला जो आज तक कर पाना काफी मुश्किल है, वो माइकल बचपन से ही करता आ रहा था। ये बात अलग है कि दुनिया ने उसको 25 मार्च 1983 को पहली बार एक सोलो के दौरान नोटिस किया। खैर, बात अब माइकल जैक्सन की फैन फॉलोइंग की आती है तो खुद माइकल ने एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान ये बात बताई थी कि उसके कंसर्ट में तकरीबन 5000 लोग बेहोश हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, माइकल के लोग इतने दीवाने थे कि उसको पास देखने के लिए चलते कंसर्ट में स्टेज पर चढ़ जाया करते। इसका एक एग्जाम्पल आप बहुत सारी वीडियोस में देख सकते हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर क्रेन पर चढ़ जाया करते थे। उसका ये प्यार देखकर माइकल जैक्सन ने भी उसे गले लगा लिया था। अक्सर सेलिब्रिटी भी इस गेस्टर की उम्मीद कम ही करते हैं। जहां कई सुपरस्टार अपने फैंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वहीं माइकल ने उन्हें गले से लगा लिया। शायद इसी डिफरेंस में माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप बना दिया। अब यहाँ तक देखने में माइकल की लाइफ जितनी मजेदार दिख रही थी उतनी थी नहीं। उसके साथ 2 ऐसे मेजर एक्सीडेंट हुए जिन्होंने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। दरअसल साल 1984 में कुछ ऐसा हुआ कि माइकल एक पेप्सी कमर्शियल की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गए। जैसे कि हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं कि माइकल जहां इस जालीदार गेट के पीछे खड़े हैं, आगे बढ़ते हैं, वहीं छोटा सा फायर होता है। उसी फायरवर्क से निकली चिंगारी माइकल जैक्सन के बालों में आ गिरती है। थोड़े टाइम तक तो उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आग उनकी खोपड़ी तक चली जाती है। उसके बाद उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स आ जाते हैं। इसके बाद साल 1999 में भी उसके साथ एक और हादसा होता है। हादसे में माइकल जर्मनी में कंसर्ट के दौरान अपने ही गाने का द अर्थ सॉन्ग पर एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर परफॉर्म कर रहे थे। तभी अचानक वो ब्रिज एक खराबी की वजह से 50 फीट की ऊंचाई से एकदम जमीन पर गिरता है। इतने बड़े हादसे के बाद उसने परफॉर्मेंस को कंप्लीट किया। इस हादसे के बाद माइकल को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। बस यहीं से माइकल को पेन किलर्स और यानी नींद की दवाइयों की लत लग गई। इन हादसों से माइकल को स्टेज पर खुलकर परफॉर्म न कर पाने का डर सा पैदा होने लगा। उसका ये डर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इसी डर की वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगा। इसी स्ट्रेस की वजह से माइकल के शरीर में काफी सारी बीमारियों ने जन्म ले लिया। लेकिन उन सभी बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी थी इंसोमिया, जिसके चलते माइकल जैक्सन कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। उसकी इसी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसे काफी सारे मेडिकेशन सजेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसके लिए काम ही नहीं करती। फिर उसे कॉनार्ड के प्रपोजल के बारे में बताया गया। जैसे ही माइकल ने प्रपोजल का इस्तेमाल किया, वैसे ही उसे चैन की नींद आने लग गई। अब हर रात उसे प्रपोजल का एक इंजेक्शन दिया जाने लगा। और उस समय माइकल को जो था ना, इस प्रपोजल की आदत सी पड़ गई थी। असल में प्रपोजल एक इंट्रावेनियस एनेस्थीसिया की तरह काम करता है, यानी कि जो सीधा आपकी वेन्स में जाकर आपके ब्लड स्ट्रीम में घुलकर तुरंत असर देता है। और ये एनेस्थीसिया पेशेंट को सर्जरी के समय दिया जाता है या फिर सर्जरी के बाद। इस तरह का हेवी एनेस्थीसिया डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट की प्रेजेंस में ही देते हैं। एनेस्थीसिया दवा का इस्तेमाल माइकल के ऊपर हर रोज किया जाता था, वो भी बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के। एक पॉइंट के बाद माइकल इस दवा को मिल्क तक कहने लग गया था, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी और कलर दोनों दूध की तरह थी। और जैसे कि बच्चा रात को दूध पीकर सोता है, वैसे माइकल भी प्रपोजल लेकर सोता था। एक और बात जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए, इस एनेस्थीसिया के बाद आदमी एक ऐसी नींद में चला जाता है जो उसके कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं आ पाती। ऐसी ही कुछ चीजें हमें कबीर सिंह में देखने को मिली थी, जहाँ कबीर ने पीती के गम में भी कुछ ऐसी चीजें इंटेक करी थी। वहीं माइकल ने चैन की नींद के लिए खुद को ये सब चीजों में डाला। इन शॉर्ट, माइकल की जिंदगी के ये 2 एक्सीडेंट इतने भयानक निकले कि उसका रिजल्ट इंसोमिया हुआ और फिर नशीली दवाइयों की लत लग गई। खैर, दुनिया का हर कोई इंसान माइकल के बारे में एक बात तो जरूर जानता है, और वो ये, माइकल को प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ज्यादा प्यार था। हालांकि उसने पब्लिकली इस बात को कभी नहीं माना कि उसने किसी भी तरह की कोई सर्जरी करवाई है, लेकिन एक सर्जरी के बारे में उसने खुलकर बात करी थी, और वो थी उसकी नोज सर्जरी। माइकल ने इतनी बार नोज सर्जरी करवाई थी कि काम आदमी तो अपनी जिंदगी में करवा ही नहीं सकता। माइकल को बचपन से ही अपनी नाक पसंद नहीं थी, और उसका कारण था उसके पिताजी। माइकल के पिताजी काफी खड़ूस नेचर के थे। काफी कम उम्र में उसने अपने सारे बच्चों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धकेल दिया था, ताकि 10 जन के परिवार का पालन पोषण हो सके। माइकल के पिता जॉन हैं, अपने बच्चों को हमेशा एक ट्रेनर की तरह ट्रीट करते थे। उसने कभी अपने बच्चों को बुलाने तक की इजाजत भी नहीं दी थी। प्रैक्टिस के दौरान वो अपने बच्चों को इतना मारते थे कि उनकी माँ यानी कैथरीन को रोकना पड़ता था। और इन सभी चीजों की वजह से माइकल के दिमाग में अपने पिता के लिए एक विलन की इमेज बन गई थी, और वो अपने पिता से काफी नफरत करते थे और डरते भी थे। अपने पिता का नाम सुनते ही वो कांपने लगते थे। इतना ही नहीं, माइकल के पिता ने उसके मन में उसकी नाक को लेकर काफी इनसिक्योरिटी पैदा करी, और वो कहती थी, किस तरह की नाक तो तुमने मेरे खानदान में कभी देखी ही नहीं, ये घटिया नाक है, तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली है। इसी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए माइकल ने अपनी पहले नोज की सर्जरी करवाई 1979 में। हालांकि उसका कहना था कि किसी एक्सीडेंट के दौरान उसकी नाक टूट गई थी, इसलिए उसने
ये वाली सर्जरी कराई। लेकिन असलियत क्या है हम सब जानते हैं। खैर, माइकल अपनी पहली सर्जरी से सेटिस्फाई नहीं था। साल 1983 में उसने फिर एक और बार सर्जरी कराई, लेकिन इस नाक के साथ माइकल को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए साल 1986 में एक बार फिर से उन्होंने सर्जरी कराई। उसके बाद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। कभी फेस, कभी वापस नोज और फिर ओवरऑल फेस। ऐसा लगने लगा मानो माइकल का ये शौक है प्लास्टिक सर्जरी करवाना, और ऐसा करने पर दुनिया के वो सबसे भद्दे इंसान दिखने लगे। खैर, इन्हीं प्लास्टिक सर्जरी की वजह से माइकल आए दिन सुर्खियों में बने रहते। उसके फेम का इस्तेमाल करके काफी लोग आगे बढ़ने की कोशिश किया करते, और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो था एक रैपर का था जो काफी मशहूर थे। 2004 में अपने एक सॉन्ग में माइकल का मजाक उन्होंने बनाया। माइकल के साथ ट्रैजिक जो एक्सीडेंट्स हुए थे उनका मजाक भी उन्होंने उड़ाया। ठीक है, एक्सीडेंट में जिसमें उसके बालों पर आग लग गई थी, उसकी स्पाइन भी डैमेज हो गई थी। इससे काफी दूसरी चीजों को लेकर उस म्यूजिक वीडियो में उसको ट्रोल यानी माइकल को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। इसके जवाब में माइकल जैक्सन ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन साल 2007 में उन्होंने एक ऐसा मूव चूज किया जिसको देख के सबके होश उड़ गए। जैक्सन ने उस समय सोनी के साथ डील साइन करी थी, जिसके चलते उसने बहुत सारे राइट्स खरीद लिए थे। यानी अब जितनी बार भी वो रैपर गाना गाता उसके अगेंस्ट, तो उतनी बार सारा फायदा किसको मिलता? माइकल जैक्सन को। खैर, इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी माइकल एक बहुत बड़ी बेवकूफी वाली गलती करी, और वो ये हादसा 19 नवंबर 2002 में एक होटल रूम की बालकनी में हुआ, जिसके चलते माइकल ने अपने सबसे छोटे बेटे को फैंस को दिखाने के चक्कर में होटल रूम की बालकनी से लटका दिया। ऐसा करने की वजह से उसको बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसके फैंस बहुत ज्यादा उनसे नाराज हो गए थे। लिटरली एक लेडी ने अपने बच्चे को भी बालकनी से ऐसे ही लटका दिया था, क्योंकि बहुत लोग उससे इंस्पायर थे। क्योंकि माइकल ने अपनी बच्चों को लटकाया, मतलब बेवकूफी की कमी नहीं थी। दुनिया में इस पूरे हादसे के बाद माइकल ने एक पब्लिक अपॉलॉजी भी जारी करी, क्योंकि इस सब के लिए वो काफी शर्मिंदा था। वो इस कांड के बाद इतने गिल्ट हो चुके थे कि उसने खुद को एक रूम में कई दिनों तक बंद कर लिया था। ये सब उसके बॉडीगार्ड ने एक इंटरव्यू में बताया। खैर, एमिनेम के अलावा माइकल को सोनी से भी काफी सारे इश्यूज थे। दरअसल सोनी के साथ उस समय चल रहे डिस्प्यूट का कारण था उस समय के सोनी का चेयरमैन टॉमी मोटेला। इनके बीच में डिस्प्यूट का एक नहीं बल्कि काफी सारे कारण की वजह चल रही थी, जैसे कि आर्टिस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर एलिगेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि माइकल के साथ टॉमी मोटेला के द्वारा उसकी कास्ट और रेस को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था। हद तो तब हो गई जब 2002 में लोगों के सामने आकर ये कहा गया कि टोनी मोटोला एक रेसिस्ट और डेविलिश इंसान है। उसने एक स्पीच में इतना तक कह दिया कि मोटोला और सोनी ब्लैक आर्टिस्ट के साथ भेदभाव करते हैं, यस, और वो चाहते हैं कि ये कभी भी लाइफ में आगे न बढ़े। इस बात का सपोर्ट कानिया वेस्ट ने भी किया था। कानिया वेस्ट को भी लगता था माइकल को मारने के पीछे काफी कॉन्स्पिरेंसी यानी काफी खतरनाक चीजें इन्वॉल्व है। कानिया वेस्ट ने भी ये बात एक ट्वीट के थ्रू लोगों के सामने रखी थी। खैर, एक बात आपको यहाँ भी पता होनी चाहिए कि माइकल जैक्सन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दरअसल बचपन से ही जो प्यार माइकल को उसके पिता ने नहीं दिया, वो प्यार माइकल दुनिया के सभी बच्चों को लुटाना चाहता था। इसलिए उसने उसके लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहाँ वो अपना खोया हुआ बचपन एक बार फिर से जी सके। इस दुनिया का नाम था नीवरलैंड रेंज। वैसे तो माइकल के पास काफी सारे घर थे, लेकिन वो अपना सबसे ज्यादा समय इसी घर में बिताया करता था। और इस घर को बनाने के पीछे माइकल के कई मकसद थे। जैसे माइकल अपना खुद का पर्सनल जू भी बनाना चाहता था, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए उसने नीवरलैंड रेंज में एक जू भी बनाया, और साथ में ही यहाँ आने वाले हर बच्चे को वो बचपन की सारी खुशियाँ देना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर में ही बच्चों के लिए एम्यूजमेंट बनवाया। यहाँ वो खुद भी बच्चों के साथ खेला करता। अक्सर ये देखा भी गया कि माइकल खुद भी इन बच्चों के साथ अपना बचपना जिया करता था। बच्चों के साथ झूला झूलता था, लॉन्ग आवर्स तक उनके साथ खेलता था। लेकिन कैसा हो अगर 24 घंटे बच्चों के घिरे रहने वाले इंसान उन्हीं बच्चों के शोषण के केसेस लग जाएं? ऐसा भी कुछ हुआ था माइकल जैक्सन के साथ, यस, जहाँ उस पर बच्चों का शोषण करने का केस लगाया गया। केस जो था 1993 में इवन चैनल नाम के एक डेंटिस्ट ने लगाया था। इस केस में इवन ने अपने बेटे जॉर्डन के साथ हुए मॉलेस्टेशन के चलते माइकल पर आरोप लगाए थे। आरोपों के चलते माइकल के घर पर 22 दिसंबर 1993 को पुलिस उसकी तहकीकात करने के लिए आती है। अब नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है, बात अलग थी। हद तो तब हो गई जब जैक्सन को पूरी तरीके से न्यूड करके उसकी पूरी बॉडी चेक करी। इसके बारे में माइकल ने एक वीडियो के थ्रू लोगों को बताया। उसने इस वीडियो में हेल्प भी मांगी और उसने बताया कि उसके साथ किस तरीके से ह्यूमैलिटी यानी अपमानजनक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें फेस नहीं की थी। हालांकि इस पूरे केस का रिजल्ट ये रहा कि माइकल ने चैंडलर के परिवार को $25 दिए, वो भी बिना किसी आरोप के साबित हुए। माइकल का कहना था कि उसने ये पैसे सिर्फ जॉर्डन चैंडलर को इसलिए दिए। इसके अलावा 2003 में माइकल गेविन
आर्विजियो नाम के कैंसर पेशेंट से मिला। ये लड़का माइकल का काफी बड़ा फैन था और वो बहुत समय से उससे मिलना भी चाहता था। माइकल से मिलने की उसकी इच्छा काफी पुरानी थी, जो पूरी करने के लिए माइकल ने आर्विजो के साथ उसके पेरेंट्स, ब्रदर और उसके सिस्टर को नीवरलैंड रेंज में ही बुला लिया। लेकिन उनकी इस मुलाकात को काफी गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया, जो कि मार्टिन नाम के एक जर्नलिस्ट ने बनाई थी। ये जर्नलिस्ट माइकल का काफी अच्छा दोस्त भी था, यानी कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन ना करे वो काम दोस्त ने किया। इसलिए उसके इस डॉक्यूमेंट्री से माइकल काफी डिस्टर्ब हो चुका था। उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि मार्टिन के इस तरह के बर्ताव को उसने बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं करी थी। इस डॉक्यूमेंट्री में माइकल की इमेज एक बच्चे का शोषण करने वाले आदमी के रूप में लोगों के सामने रखी गई थी। इन शॉर्ट, माइकल पर जितने भी चाइल्ड अब्यूज के एलिगेशन लगे थे वो सारे के सारे फेक निकले, एक भी सही प्रूफ नहीं हुआ। एनीवेज, फाइनली ये समझते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है कि माइकल जैक्सन की हत्या हुई थी। चलो एक बार फिर से बात को स्टार्ट करते हैं। माइकल ने सबसे पहले एक्स्ट्रा प्रपोजल मांगा था, बट ये कॉर्नार्ड डॉक्टर किस बात का था? सबसे पहली गलती जो कॉर्नार्ड ने की थी वो आपको इस फोटो में दिखाई देगा। ये था एक कैमरा जहां माइकल रहता था। इस रूम में आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखेगा, कुछ एनेस्थीसिया भी दिखेंगे, एक बैक ब्लॉक मास्क भी यहाँ पर आपको दिखेगा और कुछ दवाइयाँ भी दिखेंगी। लेकिन जो आपको नहीं दिखेगा वो था टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन, TCI। ऐसे समझते हैं कि जब भी हाई लेवल एनेस्थीसिया किसी को दी जाती है वहाँ इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बाय चांस इस एनेस्थीसिया का कोई उल्टा रिएक्शन हो तो वो मशीन जो है उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज करी जाती है। और साथ ही साथ आपका BP हाई हो रहा है या नॉर्मलाइज है, वो सारी चीजें मॉनिटर करती है और ऐसी चीजों का होना उस कमरे में बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन इनमें से कोई भी मशीन उस समय माइकल के रूम में मौजूद नहीं थी। दूसरी गलती, कॉर्नार्ड ने माइकल को सही CPR नहीं दिया। चेक किए बिना ही माइकल को रेस्पिरेटरी अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट। कॉर्नार्ड ने चेस्ट कंप्रेशन CPR देना शुरू कर दिया। इस केस में माइकल को एडवांस मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। कॉर्नार्ड की तीसरी गलती ये भी मानी जाती है कि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने माइकल को एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रपोजल लेने से नहीं रोका। ओवरऑल कॉर्नार्ड को उसकी मेडिकल लापरवाही की वजह से 4 साल की सजा सुनाई गई और माइकल की मौत के लिए कोर्ट ने किसी को भी सजा नहीं दी। माइकल के फैंस आज भी यही मानते हैं कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन उस दिन माइकल के कमरे में जो घटित हुआ वो इतना प्राइवेट इवेंट है कि कोर्ट को डॉक्टर कॉर्नार्ड मायूरी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। तो ये सब चीजें कैसे प्रूफ होती? अब आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इससे ज्यादा कुछ इस केस के बारे में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम सब वीडियो के थ्रू उसको साझा करेंगे आपके सामने। ऐसी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करें। गुड लक।